दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीडी पब्लिकेशन का लेक्चर नंबर 5, जो कि आपकी रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है गांधी युग। गांधी युग में महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बनते होंगे, उन सभी को आज हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के शहर पोरबंदर के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद 1882 में 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ कर दिया गया था, यानी कि महात्मा गांधी जी का विवाह बाल अवस्था में ही कर दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इनकी 1888 से पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन भारत में ही प्राप्त की, लेकिन कॉलेज की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में 1888 में ये इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाकर इन्होंने वहाँ पर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। जैसे भारत में वकालत के लिए एलएलबी की पढ़ाई जरूरी होती है, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति इंग्लैंड के अंतर्गत एलएलबी की पढ़ाई करता है, अर्थात वकालत की पढ़ाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्ट्री बोलते हैं। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी इन्होंने कहाँ पर? इंग्लैंड के अंतर्गत। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से तथा कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से की थी। तो आपसे काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो आंसर होगा भावनगर से, और कॉलेज का नाम था श्यामलदास कॉलेज। नेक्स्ट, इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिता थे, जो राजकोट के दीवान थे। राजकोट के दीवान के साथ साथ यह 2 अन्य जगह के भी दीवान थे। जैसे एक पड़ती थी पोरबंदर के दीवान थे, और दूसरा बीकानेर। समय के हिसाब से ये अलग अलग जगहों के दीवान रहे, तो कुल मिलाकर 3 जगह के दीवान थे महात्मा गांधी जी के पिताजी, जिनका नाम था करमचंद गांधी। कहाँ के? राजकोट, पोरबंदर व बीकानेर। नेक्स्ट, गांधी जी 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे, और वहाँ पर इन्होंने 3 साल 1888 से 1891 तक वकालत की पढ़ाई पूरी की। जैसे भारत में वकालत के लिए एलएलबी की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? लॉयर बन जाता है, अर्थात वकील बन जाता है। लेकिन इसके बाद जब ये एलएलबी का स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करा लेता है, अर्थात जो स्टेट की बार काउंसिल होती है उसके अंतर्गत जब यह इनरोल हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एडवोकेट बन जाता है। तो ध्यान रखना, एडवोकेट कौन होता है? जब वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको एक वेरीफाइड नंबर दिया जाता है, तो वो क्या होता है? एडवोकेट अर्थात अधिवक्ता होता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो एलएलबी की पढ़ाई कर लेगा उसको क्या बोलेंगे हम? लॉयर अर्थात वकील बोलेंगे। ऐसे ही जब महात्मा गांधी जी वकील की पढ़ाई करने के लिए, यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में गए, तो इंग्लैंड में उस पढ़ाई को क्या बोलते थे? बैरिस्ट्री बोलते थे। और जो भी व्यक्ति वहां से पढ़कर आता था उसको क्या बोलते थे? बैरिस्टर बोलते थे। तो महात्मा गांधी जी भी क्या थे? बैरिस्टर थे। अब समझ में आया कि भाई लॉयर कौन होता है, एडवोकेट कौन होता है और बैरिस्टर कौन होते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी एक बैरिस्टर थे, जिन्होंने 1888 से 1891 तक वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड के अंतर्गत की थी, यानी कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई वहां पर इन्होंने कंप्लीट की थी अपनी। देन उसके बाद में महात्मा गांधी जी प्रैक्टिस के लिए भारत में आ जाते हैं, और ये अपनी प्रैक्टिस बॉम्बे और जो राजकोट होता है वहां पर शुरू करते हैं। लेकिन वकालत में इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात के एक व्यापारी थे, इनका मैटर फंसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। तो दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर इनके मुकदमे के सिलसिले में ये कहाँ पर चले गए? दक्षिण अफ्रीका में चले गए। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जैसे ही गए, वहाँ पर इन्होंने रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। अर्थात जो रंगभेद नीति है दक्षिण अफ्रीका में चरम सीमा पर थी उस समय पर। वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने किसका सामना करा? रंगभेद नीति का करा। देखो, ये जो रंगभेद नीति थी, इस रंगभेद नीति का मतलब ये होता है कि लोगों को उनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके आधार पर विभाजित किया जाता है एक दूसरे से। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, तो इस प्रकार त्वचा के आधार पर अश्वेत और श्वेत लोगों के रूप में 2 जगह पर इनको बांटा गया था। तो इसी को बोलते थे रंगभेद नीति। इस रंगभेद नीति में क्या होता था? जो श्वेत लोग होते थे वो अश्वेत लोगों को हीन दृष्टि से देखते थे कि भाई ये लोग क्या है? नीचे हैं।
तो इस प्रकार जो श्वेत लोग थे, वाइट लोग थे, वो ब्लैक लोगों को यानी कि अश्वेत लोगों को क्या देखते थे, एक हीन दृष्टि से देखते थे। और हीन दृष्टि से देखने के साथ उनका क्या करते थे, शोषण करते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, ब्लैक है। तो ब्लैक होना खुद में ही एक पाप था वहां पर। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो यार, ये जो पाप वाली बात है ना, ये सिर्फ वाइट लोगों के मन में थी कि भाई ब्लैक लोग ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। आप ये थोड़ी ना जज कर सकते हो कलर के आधार पर कि भाई ये बंदा किस प्रकार का है। तो ये तो एक तरीके से मानसिकता बना रखी थी ब्लैक लोगों ने। ब्लैक लोग क्या करते थे, किसी एरिया में, जैसे एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर एंट्री बैन रखते थे किसी भी एरिया में कि भाई जो ब्लैक लोग हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकते। उनको राइट टू वोट, जो मतदान का अधिकार होता था, वो भी नहीं दे रखा था। यहाँ तक कि जो ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल्स होते थे, ये भी लोग उन लोगों के अलग होते थे कि आप इस होटल्स में नहीं जा सकते, रुक सकते, अस्पताल में नहीं जा सकते, स्कूल आपका अलग होगा, कॉलेज आपका अलग होगा, सिनेमा हॉल, थिएटर्स जितने भी थे, ये सभी ब्लैक लोगों के अलग थे और वाइट लोगों के अलग थे। तो अफ्रीका में चरम सीमा पर थी जो रंगभेद नीति थी। जब महात्मा गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो महात्मा गांधी ने ये सब चीज़ें फील की कि भाई यहाँ पर तो जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में इनको नहाने भी नहीं दिया जाता ब्लैक लोगों को। जो इनके पुस्तकालय हैं, सिनेमा हॉल हैं, थिएटर्स हैं, ये भी क्या हैं, इन लोगों के सब अलग हैं। तो एक बार जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो इस ट्रेन से यात्रा के दौरान ये ट्रेन जाती थी डरबन से प्रिटोरिया। तो डरबन से प्रिटोरिया जाते समय एक स्टेशन पड़ता था बीच में, जिसका नाम था पीटरमैरिट्सबर्ग। पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से धक्का देकर नीचे उतार दिया था। तो पहली बार महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर क्या करता, रंगभेद नीति का सामना किया था। और ये सामना किस प्रकार से किया था? क्योंकि देखो भाई, ट्रेन से कौन जा रहे थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पर फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होने के बावजूद भी इनको डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट इनके पास में था, वहाँ पर जो वाइट लोग बैठे थे, उन लोगों ने सोचा कि यार एक ब्लैक व्यक्ति कैसे फर्स्ट क्लास की एसी में सफ़र कर सकता है। तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी जी को वहाँ से उठाया और इनको जनरल बोगी में शिफ्ट कर दिया। अब जनरल बोगी में शिफ्ट किए जाने पर महात्मा गांधी जी ने किया इसका विरोध, क्योंकि भाई महात्मा गांधी जी क्या थे, एक बैरिस्टर थे, एडवोकेट अर्थात वकालत की पढ़ाई पढ़कर आ रखे थे। तो उनको सब पता था, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, इंग्लैंड से की थी। और इंग्लैंड में क्या पढ़ाया जाता है, राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट है। जैसे हमारे यहाँ पर भी आर्टिकल 14 आप पढ़ते हो, राइट टू इक्वालिटी अर्थात समानता का अधिकार पढ़ते हो। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास भी तो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट हो सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र। इन्होंने क्या किया, जो वाइट पीपल थे, इन वाइट पीपल्स ने उनको उठाया और फर्स्ट क्लास एसी से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जनरल क्लास में शिफ्ट कर दिया। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया वहाँ पर जनरल क्लास में, तो इन्होंने क्या करा, जनरल से भी इनको धक्का मारकर नीचे उतार दिया। कहाँ पर? पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। तो ये बात बहुत ज़्यादा फील हुई महात्मा गांधी जी को। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, डरबन से प्रिटोरिया, और इनको उतारा गया पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। रंगभेद की नीति का सामना महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी क्यों गए थे? क्योंकि जो दादा अब्दुल्ला थे, ये एक गुजरात के व्यापारी थे। इनके मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में भी कहाँ पर? डरबन में। कब गए थे? 1893 में। महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से करी? इंग्लैंड से की। और इंग्लैंड में जो व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्ट्री बोलते हैं। और इस प्रकार महात्मा गांधी जी क्या हो गए? बैरिस्टर हो गए। इन्होंने यह पढ़ाई कब से कब तक की? 1888 से 1891 तक। ठीक है। नेक्स्ट 1894 में महात्मा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। जो नटाल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1894 में साउथ अफ्रीका के अंतर्गत की गई थी। देखो, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। जब भारत से आप वेस्ट की साइड में इधर जाओगे तो आपको दिखाई देगा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट अर्थात अफ्रीका महाद्वीप। ये जो आपके सामने है, ये सारा का सारा अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में जब आप सबसे नीचे देखोगे, सबसे नीचे की साइड में आपको एक कंट्री दिखाई देगी, साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री आपको दिखाई दे रही होगी। तो यही है दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला कौन थे? गुजरात के एक व्यापारी थे। तो अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। जो दक्षिण अफ्रीका है, ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है। जैसे आप देखोगे इसकी लोकेशन, भाई इस साइड में भी यहाँ पर पानी दिखाई देगा आपको, और इस साइड में भी नीचे पानी दिखाई देगा, और इस साइड में भी। तो जो भी कोई बॉडी अर्थात आकृति तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। जैसे
भारत है, भारत की आकृति भी क्या है, एक नीचे की साइड से आप देखोगे नीचे क्या है इंडियन ओशियन, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल और इस साइड में क्या है अरेबियन सी। तो भारत क्या है एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि भारत के क्या है 3 साइड में पानी है। ऐसे ही जो अफ्रीका है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के भी 3 और पानी है, इसलिए हम दक्षिण अफ्रीका को क्या कहते हैं, एक प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। देखो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, इस दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं। जैसे आपको सबसे पहले दिखाई देगी प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। नेक्स्ट जो केप टाउन है, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और वहीं पर जो ब्लॉमफोंटेन है, ये ब्लॉमफोंटेन इसकी जुडिशियल कैपिटल है, अर्थात न्यायिक राजधानी है। तो प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन वैधानिक राजधानी और ब्लॉमफोंटेन है इसकी जुडिशियल राजधानी अर्थात न्यायिक राजधानी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग को यहाँ का स्वर्ण नगर बोलते हैं अर्थात गोल्डन सिटी बोलते हैं। ऐसे ही जो किम्बार्ले है, किम्बार्ले को क्या बोलते हैं, डायमंड सिटी अर्थात यहाँ पर हीरे की सबसे बड़ी खान है यहाँ पर। ठीक है, तो किम्बार्ले हीरे के लिए अर्थात डायमंड के लिए प्रसिद्ध है और जोहान्सबर्ग गोल्डन अर्थात सोने के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो ऑफिशियल राजधानी क्या है, प्रिटोरिया है। लेकिन इसके अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहा है लेसोतो और स्वाजीलैंड, ये 2 अलग से देश हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि भाई कि दक्षिण अफ्रीका के मैप में अंदर जो कंट्री दिखाई देती हैं उनका नाम क्या है, तो लेसोतो और स्वाजीलैंड 2 कंट्री हैं, ये भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, केप टाउन। केप टाउन से आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोमियो डियाज कौन था, किस जहाज से आया था, ये आप मुझे क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग वर्ष 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। देखो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत किया था और यह सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग वर्ष 1906 ईस्वी में किया गया था। तो आपको ये ईयर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत किया था। देखो ये जो सत्याग्रह है, गांधी जी ने इस सत्याग्रह का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वहां पर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1906 ईस्वी में लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार होती थी, यानी कि जो तत्काल सरकार होती थी, उसको कुछ पैसा देना पड़ता था। और पैसा क्यों देना पड़ता था, पैसा इसलिए देना पड़ता था कि जो विवाह अर्थात मैरिज है, मैरिज की वैधता को इंक्रीज किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो जब व्यक्ति विवाह की वैधता को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती थी, मनी देती थी, वो उसको क्या करते थे, एक ग्रीन कार्ड देते थे, यानी कि ग्रीन कार्ड देते थे। और ग्रीन कार्ड देने के बदले उसकी जो शादी की वैधता होती थी उसको इंक्रीज करते थे। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर रही थी, वहां लोगों का शोषण कर रही थी। इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाई और महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाने के बाद में गवर्नमेंट को, जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उसको समझाया कि भाई आप लोग इस तरीके से गलत कर रहे हो। तो वहां की सरकार ने क्या करा, इस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के कारण यानी कि महात्मा गांधी जी ने क्या करा, एक सक्सेस अचीव कर ली। और सक्सेस अचीव करने के बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना सत्याग्रह भी रोक दिया था। अर्थात महात्मा गांधी जी अंग्रेज सरकार को समझाने में सफल रहे थे, इस कारण इस कानून का अंत कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। तो देखो 2 बातें ध्यान रखनी है महात्मा गांधी जी के बारे में कि अंग्रेजी सरकार ने इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी और दूसरा इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट का। और ये कब दी गई दोनों के दोनों टाइटल, वर्ष 1915 ईस्वी में। अब ध्यान करो, देखो ये जो वर्ष 1915 की टाइमलाइन है ये कब की है, जब विश्व के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध की टाइमलाइन क्या है, 1914 से 1918 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चल रहा था। उसी बीच महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट का। तो देखो इसकी कुछ ना कुछ वजह रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ने भारतीय नौजवानों को कहा, भारतीय युवाओं को कहा कि आप क्या करिए, ब्रिटिश सेना में शामिल होइए और ब्रिटिश सेना में शामिल होकर आप ब्रिटिशर्स का सहयोग करिए। इस कारण कुछ भारतीयों को
फौज में शामिल किया गया था और फौज में शामिल करने के बाद में इससे ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा और उसी के उपलक्ष्य में इनको एक टाइटल दिया जिसको कैसर ए हिंद की उपाधि के नाम से जाना जाता है। हालांकि महात्मा गांधी जी ने इस कैसर ए हिंद की उपाधि को बाद में लौटा दिया था। और याद करो कब लौटाया था, उपाधि को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के टाइम पर लौटा दिया था। क्यों? क्योंकि देखो जो असहयोग आंदोलन किया गया था वो इसीलिए तो किया गया था कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने जो जलियांवाला बाग अर्थात अमृतसर के अंतर्गत आपने ये इतना बड़ा हत्याकांड किया है, इसमें हम लोगों को न्याय तो मिलना चाहिए। अर्थात उससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने क्या करा था, कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। देखो अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में परमानेंटली 9 जनवरी 1915 को लौट गए थे और इन्होंने अपना पहला भाषण BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? अपने भारत देश में आए। और इन्होंने भारत देश में अपना पहला भाषण कब दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के उद्घाटन समारोह में। इसी 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, NRI डे अर्थात भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को सर्वप्रथम 2003 में मनाया गया, तब से इस दिन को हम मनाते हैं NRI डे अर्थात भारतीय प्रवासी दिवस। ये किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की भारत वापसी की याद में। और इस वर्ष का जो NRI डे बनाया गया है वो मनाया गया है मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर के अंतर्गत। इंदौर जो कि भारत का एक सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, उसके अंतर्गत इसको मनाया गया है। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस अर्थात NRI डे वर्ष 2023 का। और ये अब की बार 17वें नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस था, यानी कि 17वें नंबर का प्रवासी दिवस था ये भी आपको याद रखना है। अरिंदमन बागची उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज हियर। और कहाँ पर? इंदौर के अंदर। और इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। यह दिन 8 से 10 जनवरी के बीच में सेलिब्रेट किया गया। और हम NRI डे कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। पहली बार कब बनाया गया था यह? 2003 में। और अब की बार कौन से नंबर का है? तो आंसर होगा 17वें नंबर का। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के अंतर्गत साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद के अंतर्गत साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? वर्ष 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। तो देखो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो बिहार में किया था। और बिहार में कहाँ? चंपारण में। कब? वर्ष 1917 ईस्वी में। जबकि आप देखोगे पूरे विश्व में, यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? वर्ष 1906 ईस्वी में। लेकिन ये कहाँ पर किया था? तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत। और दक्षिण अफ्रीका में किस लिए किया था? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। और भारत में बिहार के चंपारण में क्यों किया था? क्योंकि भारत में क्या हो रहा था, नील की खेती की जाती थी बिहार के चंपारण में। और इस नील की खेती को जबरदस्ती भारतीयों पर थोपा जा रहा था, जिसको हम क्या कहते थे? 3 कठिया प्रणाली। यानी कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह किया था, जिसको महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? वर्ष 1917 ईस्वी में। ये 3 कठिया प्रणाली क्या थी? जैसे ये एक प्रकार का खेत है, इस खेत के काफ़ी सारे हिस्से कर दिए जाए और इस खेत के जो इतनी बाउंड्री बची है, यानी कि अगर इस खेत के पूरे 20 हिस्से हैं और इसमें से इन 3 हिस्सों को अलग कर दिया जाए तो इस खेत पर क्या हो गए? 17 हिस्सों पर तो बाकी की फसल बोई जाएगी और 3 हिस्सों पर क्या बोई जाएगी? नील की खेती की जाएगी। और ये खेती क्या होती थी? मतलब कि अवश्य थी, इन पर थोपी जाती थी कि आपको ये करनी अनिवार्य है, ये जरूरी है। आपको 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर क्या करनी पड़ेगी? आपको नील की खेती बोनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उगानी पड़ेगी नील की फसल। ठीक है, तो ये थी 3 कठिया प्रणाली, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और यह महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। कहां पर? बिहार में। और बिहार में कहां? चंपारण में।
नेक्स्ट, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया है कि नील की खेती कितने हिस्से पर करना अनिवार्य बनाया था, 3 हिस्सों पर। यानी कि अगर भूमि के 20 भाग हैं, उनके 3 हिस्सों पर क्या करनी है, आपको नील की खेती करनी है, और ये अनिवार्य बनाई गई थी। इसी पद्धति को क्या कहा गया, 3 कठिया पद्धति कहा गया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार वर्ष 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में क्या किया, एक सत्याग्रह किया, जिसको चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, और ये बिहार के अंतर्गत चंपारण आंदोलन क्यों किया गया था, क्योंकि बिहार के चंपारण में एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया, किसको, महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी इनवाइट किए गए थे किसकी तरफ से, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जो कि एक किसान नेता थे। और इन्हीं के इनविटेशन के कारण महात्मा गांधी जी चंपारण में पहुंचे, और चंपारण में पहुंचने पर महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। अब देखो हम बात करते हैं नील की खेती के बारे में। ये जो नील की खेती का मैटर है, ये वर्ष 1917 में क्या हुआ था, उस समय पर एक कंट्री पड़ती थी जर्मनी। जर्मनी के अंतर्गत नील की खेती को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। अब नील की खेती को जब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, तो उस समय पर भारत का जो नील था, इंडियन नील था, उसका क्या हुआ, यानी कि बिक्री उसकी कम हो गई। अब बिक्री कम होने के बाद जो भारत में नील मालिक थे, उन नील मालिकों ने क्या करा कि भाई आप लोग एक तो हमें नील नहीं दे रहे हो, तो नील की खेती क्या करो, आप अनिवार्य बना दी 3/20 भाग पर कि आपको ये करनी ही करनी है। और जब आप लोग नील नहीं दे पा रहे हो, तो हम आपसे क्या करेंगे, अतिरिक्त धन वसूल करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे, ताकि पैसे के थ्रू हम क्या कर सके, इसकी पूर्ति करा सके कहीं से भी, इधर उधर से। तो इन्होंने एक तो 3/20 हिस्से पर क्या करा, अनिवार्य बनाया। दूसरा, किसानों से, जो भारतीय किसान थे, उनसे क्या करा, अतिरिक्त धन लेना शुरू कर दिया। अब इस कारण जो इंडियन फार्मर थे, उनकी कंडीशन क्या हुई, बहुत ही बेकार हो गई, यानी कि आर्थिक दशा बहुत ही गंभीर हो गई, दयनीय स्थिति में पहुंच गए वो। तो जिस कारण जो राजकुमार शुक्ल थे, ये एक किसान नेता थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया, क्योंकि महात्मा गांधी जी उस समय पर क्या थे, काफ़ी पॉपुलर लीडर थे। इन्होंने क्या करा, एक आग्रह किया कि आप लोग चंपारण में आइए, और जो ये नील के मालिक हैं, जो अंग्रेजों के दलाल हैं, ये क्या कर रहे हैं, भारतीय किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, आप इन लोगों को समझाइए। तो महात्मा गांधी जी वहां पर गए, इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह करने के बाद में जो ये नील मालिक थे, इन पर दबाव बनाया, अर्थात इन पर प्रेशर क्रिएट किया। अब प्रेशर क्रिएट हो जाने के बाद में इन्होंने क्या करा, जो किसान थे, किसानों को क्या करा, 25% धन इनका वापसी लौटा दिया। अर्थात महात्मा गांधी जी यहां पर भी सक्सेस हो गए, इन्होंने नील मालिकों को किसानों से लिए गए धन को 25% तक वापस करा दिया। तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भी क्या करी, सक्सेस प्राप्त करी। तो देखो काफी प्रसिद्ध हो गए थे उस समय पर महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी अकेले ही नहीं, इनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, ऐसे बहुत सारे नेता थे। अब जैसे ही महात्मा गांधी जी इस चंपारण आंदोलन में, अर्थात चंपारण सत्याग्रह में प्रसिद्ध हुए, तो इसी कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। अर्थात महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी गई, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। पहले इनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो उपाधि अर्थात टाइटल दिया गया महात्मा का, ये किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस उपलक्ष्य में दिया था, क्योंकि इन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो सक्सेस प्राप्त की थी, उसके दौरान इनको ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय वर्ष 1918 में किया था। तो गांधी जी ने जो पहली बार भूख हड़ताल आंदोलन किया था, उसका नाम क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और यह आंदोलन वर्ष 1918 में किया गया था। ये जो मिल मजदूर आंदोलन था, इस आंदोलन में क्या हुआ था, तो देखो भारत में प्लेग की बीमारी के लिए जो मिल मजदूर थे, उन मिल मजदूरों को कुछ बोनस दिया जाता था। आपको पता होगा कि उस समय पर भारत में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो उसके उपचार के लिए भारत के जो मिल मजदूर थे, उनको क्या दिया जाता था, बोनस दिया जाता था, ताकि वो क्या करा सकें, अपना इलाज करा सकें, अपना उपचार करा सकें, इस बीमारी से मुक्त हो सकें। तो जैसे ही 20वीं सदी प्रारंभ हुई, 20वीं सदी के प्रारंभ पर जो प्लेग की बीमारी है, प्लेग की बीमारी से मिलने वाले बोनस पर क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। और उधर 1914 से 1918 के बीच में आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था।
इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई। तो भारत के जो लोग थे, भाई भारत में भी महंगाई बढ़ी, ब्रिटेन में तो बढ़ी बढ़ी, यहाँ पर भी बढ़ी, तो भारत में क्या हुआ, महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंचने लगी। तो जो भारतीय थे अपना एक तो ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे सही तरीके से क्योंकि बोनस मिलना बंद हो गया, और उधर महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई। तो भारतीयों ने क्या करा, महंगाई बोनस की डिमांड करी, यानी कि जो महंगाई बोनस था उसकी डिमांड करी, किससे, अंग्रेजों से। क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने क्या करा था, पहले ही जो प्लेग से मिलने वाला बोनस था उसमें कटौती कर दी थी, और दूसरा इधर महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए भारतीयों ने क्या करा, जो भारत के मिल मजदूर थे उन्होंने महंगाई भत्ते की अर्थात महंगाई बोनस की डिमांड करी, और बोनस न मिलने पर मजदूरों के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया था। तो गांधी जी के दबाव में आने पर जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने जो ये मिल मजदूर थे इनको क्या करा, 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया था, यानी कि हम इनको 35% तक बोनस देंगे। तो देखो ये दो उपलब्धि गांधी जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 35% किस में, मिल मजदूर आंदोलन में, और 25% किस में, 3 कठिया प्रणाली अर्थात नील की खेती के उसमें। तो ध्यान रखना 25% धन वापस कर दिया गया था किसमें, नील की खेती में, और 35% जो बोनस दिया गया वो मिल मजदूरों को किसमें दिया गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, जो कि वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। ये मिल मजदूर आंदोलन कहां पर हुआ था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात के अंतर्गत। और नील की खेती वाला आंदोलन कहां पर हुआ था, चंपारण में। चंपारण कहां पर है, बिहार में। इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। और इसी आंदोलन में यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने पहली बार क्या की थी, भूख हड़ताल की थी। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें की थी, मिल मजदूर आंदोलन में। और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहां पर किया था, नील की खेती के लिए, जो चंपारण में किया गया था। और चंपारण में किसके इनविटेशन पर किया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल कौन थे, ये एक प्रकार के किसान नेता थे। कहां पर, चंपारण के अंतर्गत। इसलिए इस चंपारण आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी को प्रसिद्धि मिली, इस प्रसिद्धि के कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सी उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वह गांधी जी से कब जुड़े, तो कब जुड़े, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। खेड़ा सत्याग्रह कहां पर किया गया था, वर्ष 1918 में गुजरात के अंतर्गत किया गया था। तो ध्यान रखना ये दोनों आंदोलन गुजरात में हुए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। आपसे इनका सीक्वेंस भी लगाना पूछा जा सकता है। तो देखो अब ये जो खेड़ा सत्याग्रह है इसमें क्या हुआ था, इस खेड़ा सत्याग्रह को कब किया गया था, वर्ष 1918 ईस्वी में। और उस समय पर सूखे के कारण जमीन में जो पैदावार थी, प्रोडक्शन था, उत्पादन था, उसमें कमी हो गई। और इस कमी के कारण जो किसान थे, जो हमारे फार्मर्स थे, वो कर में छूट चाहते थे कि गवर्नमेंट हमें क्या करे, टैक्स में कुछ छूट दे दे। लेकिन सरकार ने कर में कोई छूट नहीं दी और ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन निकाली कि हम आने वाले टाइम में आपको कुछ टैक्स में छूट देंगे। तो महात्मा गांधी जी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको भारत सेवक संघ कहते हैं, तो भारत सेवक संघ के सदस्य जो विट्ठल भाई पटेल थे उनके साथ में खेड़ा पहुंचे। किसके साथ में, विट्ठल भाई पटेल के साथ में खेड़ा पहुंचे थे। और खेड़ा पहुंचकर जो यहाँ के किसान थे, खेड़ा सत्याग्रह के मतलब कि खेड़ा के, तो किसानों के साथ नेतृत्व किया। और गांधी जी के दबाव में आकर सरकार ने क्या कहा कि ठीक है, हम जो खेड़ा के फार्मर्स हैं इनको क्या कर देते हैं, टैक्स में छूट दे देते हैं। तो देखो तीनों के तीनों आंदोलन गांधी जी के कितने ज्यादा सक्सेस रहे। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो खेड़ा सत्याग्रह है वो किससे रिलेटेड है, वो टैक्स से रिलेटेड है। इसमें टैक्स में क्या कर गया, छूट दे दी गई। दूसरा, ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये किससे रिलेटेड था, ये मिल मजदूरों को जो बोनस दिया जाता था प्लेग की बीमारी के लिए उससे रिलेटेड था। इसमें महंगाई की जो मांग की गई थी, महंगाई बोनस की को देना शुरू किया गया था। और कितना, 35% देना शुरू कर दिया था। तीसरा, जो नील की खेती के लिए चंपारण में किया गया था, यह आंदोलन किससे रिलेटेड था, जो नील मालिक थे वो नील मालिक किसानों से क्या कर रहे थे, धन ले रहे थे।
तो उस धन को वापस किया गया था कितना, 25% तक। तो तीनों के तीनों ध्यान रखना है कि टैक्स से कौन सा था, महंगाई से कौन सा था, और धन जो 25% रिटर्न किया गया था, इन तीनों में याद रखना कि कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया। तो ध्यान रखना ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि रोलेट एक्ट कब पास किया गया। तो 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया। इस रोलेट एक्ट को ब्लैक कानून या फिर ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात काला कानून के रूप में जाना जाता है। अर्थात इसको कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, इस तरीके का कानून भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीयों को क्या था कि जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था कि आपको जो व्यक्तिगत अर्थात जो पर्सनल लिबर्टी है उसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। किसके माध्यम से? रोलेट एक्ट के माध्यम से। इसलिए इस कानून को क्या कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो आप किसी भी वकील को नहीं कर सकते, आपकी कहीं पर भी अपील नहीं हो सकती, कोई भी दलील नहीं हो सकती। तो इस कारण इसको क्या कहा गया था, ब्लैक लॉ या फिर काला कानून के रूप में जाना गया था। और ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखना इसकी तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 मार्च 1919 को। और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में, जिसको काला कानून अर्थात ब्लैक लॉ के रूप में जाना जाता है, इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लीग को बनाया। और सत्याग्रह लीग बनाए जाने के बाद में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में कहा कि आप क्या करिए, भूख हड़ताल कीजिए। और महात्मा गांधी जी के कहे जाने पर पूरे विश्व में, पूरे देश में भूख हड़ताल की गई। और भूख हड़ताल करने के कारण, ये भूख हड़ताल किस दिन की गई थी? 6 अप्रैल के दिन। तो 6 अप्रैल 1919 को भूख हड़ताल के साथ साथ इस दिन को किस रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। तो ध्यान रखना कि 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया, जिसको ब्लैक लॉ अर्थात काला कानून के रूप में जाना जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। और इस सत्याग्रह लीग बनाए जाने के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने आदेश दिया कि आप पूरे देश में क्या कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए। और भूख हड़ताल कब की गई? 6 अप्रैल 1919 को। और इसी दिन हमने क्या बनाया? राष्ट्रीय अपमान दिवस बनाया। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों का क्या हो रहा था, अपमान हो रहा था। जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा था। अब जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो रही है तो इसीलिए इस कानून को क्या कहा गया? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं वाला कानून कहा गया। क्योंकि इसका जो एम था रोलेट एक्ट का, वो ये था कि जो हमारे देश के अंतर्गत क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। तो इस कारण उन पर क्या करें, गुप्त मुकदमा चलाएंगे, गुप्त तरीके से उनको बंदी बनाकर कहीं ना कहीं हम उनको मार देंगे। इस तरीके की इनकी विचारधारा थी अंग्रेजों की। और रोलेट एक्ट को किसने बनाया था? एक इंग्लैंड हाई कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था सिडनी रोलेट। इन सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट पारित किया गया। इसी के नाम पर पड़ा था ये रोलेट एक्ट। तो ये कौन थे? जज थे इंग्लैंड हाई कोर्ट के। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इससे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग कांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1920 में कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो देखो, जो महात्मा गांधी जी थे उनको कैसर ए हिंद की उपाधि किस लिए दी गई थी? पहले तो ये सोचो। अभी बताया था हमने कि कैसर ए हिंद की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत के नवयुवा हैं, भारत के युवा हैं, वो क्या करें, ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो ताकि ब्रिटिशर्स की हेल्प हो सके प्रथम विश्व युद्ध में। इस कारण महात्मा गांधी जी को क्या दी गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने जब देखा कि 13 अप्रैल 1919 को इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, तो इस कारण महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। और असहयोग आंदोलन के समय पर महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जो खिलाफत कमेटी है उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को बनाया गया था। कब? 31 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन है अर्थात नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। तो इस तरीके के फैक्ट्स आपसे काफ़ी बार पूछे जाएंगे कि भारतीय असहयोग आंदोलन जब हुआ
वो कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और इसमें पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में किसका प्रयोग किया गया? चरखे का प्रयोग किया गया। और 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी को क्या बनाया गया? खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसको इंग्लैंड के जो जज थे सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था। उसके बाद इस एक्ट के विरोध में काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुए और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के कहने पर क्या की गई थी? भूख हड़ताल आंदोलन की गई थी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा भी था यहाँ पर कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में क्या मनाया गया? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। और क्या की गई? भूख हड़ताल की गई। तो ध्यान रखना, इस एक सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्या इसकी क्रोनोलॉजी है। तो ध्यान रखना कि जब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया तो उस समय पर महात्मा गांधी जी क्या करना चाहते थे? अमृतसर जाना चाहते थे। तो इनको ठीक 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा का एक शहर पड़ता है पलवल, यानी कि उस समय पर क्या था? पलवल पंजाब के अंतर्गत आता था। तो 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को पलवल के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? पूरे देश के अंतर्गत आप भूख हड़ताल कीजिए, आंदोलन कीजिए। और महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि जनता, जैसे महात्मा गांधी जी ने किया, जनता ने ऐसे ही किया। पूरे देश में भूख हड़ताल आंदोलन की गई और पूरे देश के अंतर्गत राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। और महात्मा गांधी जी अमृतसर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वहां पर 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का जो त्यौहार था उसको बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाना था। और उसमें बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो आए हुए थे और वहां पर वो बैठकर थोड़ी बातचीत करते। और इस रामनवमी के दौरान ही पूरे अमृतसर शहर के अंतर्गत एक काफी बड़े स्तर पर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा था। और इस जुलूस की जो अगुवाई कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। तो इसी रामनवमी त्योहार में क्या किया गया? इन सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। अब देखो, जो सत्यपाल मलिक हैं और सैफुद्दीन किचलू हैं, इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो अमृतसर में एक जगह पड़ती थी जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन यह डिसाइड किया गया कि जो 13 अप्रैल का दिन है ये क्या है? वैसाखी का दिन है। और इस दिन हम क्या करेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और शांतिपूर्ण तरीके से यानी कि प्रोटेस्ट करने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया गया। और जब इस सभा का आयोजन किया गया, वो जो सभा थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। गैर कानूनी अर्थात इलीगल घोषित कर दिया। तो इन्होंने क्या करा? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, अर्थात जो सभा में उपस्थित लोग थे उनके ऊपर गोली चलाई गई। इसमें जो जनरल डायर थे, जनरल डायर ने आदेश दिया कि सभा के अंतर्गत यानी कि इस सभा में जितने भी लोग हैं इस पार्क के अंतर्गत उन पर क्या करिए? आप गोली चलाइए। इस तरीके से उस सभा में उपस्थित लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे भारतीयों की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी और उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। इस कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, उन रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था? उनको एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, अर्थात सर की उपाधि दी गई थी। इस सर की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? इस समय पर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जिसको सर की उपाधि कहते हैं। तो अब हल्का सा आपके समझ में आ गया होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। नेक्स्ट, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो ध्यान रखना कि गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किस समिति के दौरान दिया था? ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में दिया था। यह अधिवेशन 5 नवंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, यह हिमालय के जैसी एक बहुत बड़ी गलती थी। तो ये बात किसने की? गांधी जी ने की।
और यह असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इसकी ड्यूरेशन थी 1 अगस्त 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक यह आंदोलन चला था। और देखो 1 अगस्त 1920 को जब इस आंदोलन को शुरू किया गया था तो उस समय पर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, यानी कि जो गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी डेथ भी इसी दिन हो गई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसलिए कहा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं उन्होंने इस आंदोलन को शुरू तो किया था लेकिन इसका रिजल्ट नहीं देख पाए थे। तो काफी बार यह भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का रिजल्ट कौन नहीं देख पाए थे? तो परिणाम कौन नहीं देख पाए थे? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इनकी डेथ कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और देखो इस आंदोलन को समाप्त कब किया? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने को जला दिया था। तो कब जलाया था चौरी चौरा थाने को? 5 फरवरी 1922 को। ये जो चौरी चौरा थाना था ये कहाँ पर पड़ता था? गोरखपुर जिले में। और गोरखपुर जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। जब यह थाना जलाया गया इसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। तो ध्यान रखना कि 22 सिपाहियों की मौत गोरखपुर जिले के अंतर्गत जब चौरी चौरा थाना जला गया था उस समय पर हुई थी। यह कब जला गया था? 5 फरवरी 1922 को। और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, अर्थात उसको स्थगित कर लिया था। कब? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट, लेकिन दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो चौरी चौरा कांड था, इस चौरी चौरा कांड में जो 22 पुलिसकर्मियों को जलाया गया था, तो 22 पुलिसकर्मियों को जलाए जाने के बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 170 भारतीयों को मृत्युदंड के साथ में दंडित किया था। ध्यान रखना 170 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया था जब चौरी चौरा कांड हुआ था। लेकिन हमारे एक विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग 151 लोगों की, ध्यान से सुन लेना, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लगभग 151 लोगों की जो फांसी की सजा होनी थी, उनको लटकाया जाना था, उनकी सजा को रद्द करवा दिया था, अर्थात उनको फांसी की सजा दिए जाने से बचा लिया था। किस व्यक्ति ने? पंडित मदन मोहन मालवीय व्यक्ति ने। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो चौरी चौरा कांड था, चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद में जो हमारे कुछ प्रसिद्ध नेता थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को कहा, हम सबको बड़ा दुख हुआ है जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। आपको यह असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। ऐसे ही जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने कहा कि इस समय पर जनता का जो उत्साह था वो काफी पीक पर था, काफी ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश दिया जाना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। आपने एक राष्ट्रीय संकट को चुनौती दी है। ये बात कही थी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और किसको कही थी? गांधी जी को, क्योंकि इन्होंने चौरी चौरा घटना के बाद से असहयोग आंदोलन को क्या किया था? वापिस ले लिया था। क्यों? क्योंकि भाई गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे, ये हिंसा नहीं चाहते थे। और इसमें क्या हुआ था? 22 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी थी, जिस वजह से ये काफी दुखी हुए और इस कारण इन्होंने क्या करा था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिसकी हुकूमत भारत के अंतर्गत चल रही है, उसको यह बात फील हो चुकी थी कि अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं? गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? असहयोग आंदोलन को वापस लिया है। तो इस बात का ब्रिटिश गवर्नमेंट उठा लेती है फायदा, और इस कारण जो गांधी जी हैं, गांधी जी को वह जेल के अंदर डाल देते हैं 6 साल के लिए। तो इस प्रकार गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और इन पर जो चार्ज लगाया जाता है, अपराध लगाया जाता है, वो ये लगाया जाता है कि इन्होंने असंतोष के आधार पर जनता को भड़काने की कोशिश की है। और इस सजा को जो सुनाते हैं उन न्यायाधीश का नाम था न्यायाधीश ब्रूमफील्ड। तो ध्यान रखना, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के द्वारा गांधी जी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। लेकिन गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उनको
5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया जाता है, अर्थात 10 मार्च 1922 को उनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इनका स्वास्थ्य सही न रहने के कारण इनको 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और जैसे ही महात्मा गांधी जेल से निकलते हैं तो इनको 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है बेलगांव में, और बेलगांव पड़ता है कर्नाटक के अंतर्गत। देखो इसका नाम बेलगांव है लेकिन ये गांव नहीं था, तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी है वह कांग्रेस के पहली व अंतिम बार अध्यक्ष बने थे, क्योंकि केवल एक ही मात्र गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। कब? वर्ष 1924 ईस्वी में। कहां पर हुआ था ये? बेलगांव अधिवेशन था। कहां पर हुआ था? कर्नाटक के अंतर्गत बेलगांव में। और इस अधिवेशन के बाद से जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन दोनों में हमेशा हमेशा के लिए समझौता टूट जाता है। आपको पता होगा कि लखनऊ के अंतर्गत 1916 में जब समझौता हुआ था वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में टूट गया था। तो यहाँ से जो मुस्लिम लीग है वो अपना एक अलग पथ देखती है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो अपना एक अलग रास्ता देखती है। और इसके बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय पर क्या बनाते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के बाद से होती है 1924 ईस्वी में। ध्यान रखना बेलगांव अधिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कांग्रेस है, देखो कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में भी हल्का सा जान लो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय पर सन 1885 ईस्वी में की जाती है। और इसकी स्थापना कौन करता है? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा वर्ष 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना इसलिए की जाती है, जैसे आपने सुना होगा कि भारत के अंतर्गत एक क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति। ये काफी भयानक तरीके से हुई थी क्रांति। तो ऐसी क्रांति भारत में दोबारा से न हो, इसलिए एक सेफ्टी वॉल्व के तरीके से कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि जिला नौसारी में पड़ता है, नमक कानून तोड़ा गया था और यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखो आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। जैसे जो दांडी यात्रा है जिसको साल्ट यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, यह कहां से शुरू हुई थी? तो यह साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। और साबरमती आश्रम कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद के अंतर्गत। और अहमदाबाद से कहां तक जाता है? दांडी तक। और दांडी कहां पर पड़ता है? तो दांडी पड़ता है जिला नौसारी में। तो अहमदाबाद से लेकर नौसारी जिले तक यह यात्रा हुई थी। यह यात्रा 388 किलोमीटर की दूरी तक थी। 388 भी आ सकता है और 385 भी, तो लगभग 388 या 385 किलोमीटर की यह यात्रा थी। इसमें गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। जो गांधी जी को मानने वाले फॉलोअर्स थे उनकी संख्या 78 थी। कंप्लीट हो जाने पर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को किस तरीके से तोड़ा? तो देखो 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी के तट पर पहुंचे तो गांधी जी ने क्या करा? नमक बनाया। और नमक बनाकर गांधी जी ने क्या करा? नमक कानून को तोड़ दिया था। और यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब करते हैं इस आंदोलन की शुरुआत? 1930 में। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और देखो यहीं पर गांधी जी ने यह कहा गांव गांव में जाकर कि आप लोग क्या करिए? नमक कानून को तोड़िए, ऐसा गांधी जी ने आह्वान किया। और जो यहाँ पर जो इंग्लिश स्कूल थे पूरे भारत में, यानी कि जो अंग्रेजी स्कूल थे, दफ्तर थे, उनमें जाने से रोक दिया कि आप सरकारी स्कूलों में मत जाइए, जितने भी अंग्रेजी स्कूल हैं उनमें मत जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें मत जाइए। इस तरीके की बातें गांधी जी ने कही थी। कब? जब नमक कानून तोड़ा। और साथ ही साथ जो विदेशी कपड़े थे उनको भी जलाने की महात्मा गांधी जी ने। और जो हम टैक्स पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को करते थे उसको भी देने से मना किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी के इस प्रकार काफी सारे उद्देश्य थे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था और नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून कहां पर तोड़ा? जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे और वहां महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया।
और इस प्रकार देखा जाए तो ये एक ऐसा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का, ये ऑल ओवर इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। जो गांधी इरविन समझौता है यह 5 मार्च 1931 को साइन हुआ। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह दिल्ली के अंतर्गत ही साइन किया गया था। आपको पता होगा कि दिल्ली के अंतर्गत एक वायसराय हाउस है जिसको वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। पहले इसको वायसराय हाउस के नाम से जानते थे और यहीं पर रहता था कौन? इरविन। इरविन भारत का फर्स्ट वायसराय था जो यहां पर रहता था, इसलिए इसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यह समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, इसको 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। अब देखो, ये जो गांधी इरविन समझौता है इसमें कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और उसके अन्य साथी हैं, मतलब कि जो उसके अन्य सदस्य हैं, उनकी जो हड़पी हुई जमीनें हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको वापस करे, ऐसी बात इसमें कही गई थी। और दूसरा, जितने भी ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किए गए हैं उन सभी को आप क्या करो? निरस्त करो या फिर निलंबित करो। इस तरीके की बातें यहाँ पर कही गई थी। और साथ ही साथ जो नमक बनाने वाला कानून था उसके विरोध में भी कुछ बातें कही गई थी कि जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। ऐसी बातें महात्मा गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत कही थी। और इस समझौते के तहत गांधी जी ने भी गांधी जी को भी कुछ बातें मनाई गई, जैसे कि कहा गया कि आप क्या करिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए। तो गांधी जी ने आने वाले टाइम में 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। और साथ ही साथ ये कहा गया था, क्योंकि उस समय पर क्या चल रहे थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा गया, इस गांधी इरविन समझौते के तहत कहा गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है अर्थात ये क्या कर रही है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं ले रही है। तो आप क्या करिए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2nd नंबर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। और नमक कानून के विरोध में चल रहे जितने भी प्रदर्शन थे उनको भी समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके की बातें कही गई थी उस समय पर। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1932 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और अंबेडकर। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में हुआ था। जो यरवदा जेल है इसके अंतर्गत पूना समझौता को साइन किया गया था। और ध्यान से याद करो कि यरवदा जेल किस लिए फेमस है। आपको पता होगा कि मुंबई में एक अटैक हुआ था जिसको हम 26/11 अटैक के नाम से जानते हैं। उसका एक आतंकी था अजमल कसाब। इस अजमल कसाब को यरवदा जेल के अंदर ही फांसी दी जाती है। आपको बताना है कि ये जो मुंबई हमला हुआ था ये कब हुआ था और जो अजमल कसाब है, अजमल कसाब को फांसी यरवदा जेल के अंतर्गत कब दी गई थी। ये बातें आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बतानी है। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो आपसे काफी बार पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? तो किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं क्योंकि यह 8 अगस्त को हुआ था, अर्थात अगस्त के महीने में हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को जो प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं अर्थात अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। इस दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो 9 अगस्त 1942 को अर्थात अगले ही दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको
पूना के आगा खां प्लेस में रखा गया था। तो ध्यान से याद करो कि गांधी जी की गिरफ्तारी कब कब हुई। एक हमने देखा 8 अप्रैल 1919 को, जब महात्मा गांधी जी अमृतसर की ओर जा रहे थे तो उनको पंजाब के पलवल शहर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तमान में जो पलवल है वह हरियाणा राज्य के अंतर्गत है, क्योंकि पहले जो हरियाणा था वह पंजाब राज्य का ही पार्ट था। तो एक गिरफ्तारी कब देखी हमने? 8 अप्रैल 1919 में। और नेक्स्ट गिरफ्तारी हमने कब देखी? 10 मार्च 1922 ईस्वी को। और इस समय पर इनको 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन स्वास्थ्य सही ना होने के कारण इनको 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया जाता है। और तीसरी गिरफ्तारी हमने कब देखी? 9 अगस्त 1942 को, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को किसकी शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। और उसके नेक्स्ट डे ही इनको गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस के अंतर्गत रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। आपको पता होगा कि जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं वह लंदन के अंतर्गत ही हुए हैं। और गांधी जी ने सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, अर्थात सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और ध्यान रखने की बात यह है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने केवल और केवल सेकंड वाला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में पार्टिसिपेट किया था, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जेम्स पैलेस के अंतर्गत हुई थी। जो जेम्स पैलेस है उसके अंतर्गत 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। और इस समय पर जो हमारे वॉइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन हमारे क्या थे? वॉइसराय थे, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और गांधी जी ने कब भाग लिया था इसमें? 12 सितंबर 1931 को। अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 12 सितंबर 1931 को गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंतर्गत भाग लिया था। और इनके साथ कौन कौन पहुंचे थे? और सरोजनी नायडू, जो सरोजनी नायडू हैं वो पहुंची थी, एनी बेसेंट पहुंची थी, और पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको मैंने अभी बताया था कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कितने लोगों की जान बचाई थी उस समय पर? लगभग 151 लोगों की फांसी की सजा को रुकवाया था। क्यों? क्योंकि जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसमें लगभग 170 लोगों को तो मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन लगभग 150 लोगों की फांसी की सजा को किसने रुकवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही रुकवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो आपसे जहाज का नाम भी पूछा जा सकता है। SS राजपुताना नाम के जहाज से गांधी जी इंग्लैंड में पहुंचे थे। और इंग्लैंड में किस लिए पहुंचे थे? क्योंकि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ध्यान करो कि गांधी जी इंग्लैंड कब गए थे? एक बार 1888 से 1891 के बीच में गए थे, जब गांधी जी ने अपनी क्या करी थी? LLB की पढ़ाई वहां से पूरी की थी, अर्थात जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई थी वो वहां से गांधी जी ने पूरी की थी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से लॉ की पढ़ाई कर पूरी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? LLB ना बोलकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई बोलते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार की लॉ की पढ़ाई करके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। तो गांधी जी क्या थे? एक बैरिस्टर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। जो गांधी जी थे उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया? 1934 ईस्वी में। और याद करो कि गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर होगा 1924 में। 1924 के अंतर्गत जो बेलगांव के अंतर्गत अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और बेलगांव कहां पर पड़ता है? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के अंतर्गत स्थित थे। और कोलकाता में भी नोआखोली में गांधी जी उस समय पर अपना समय बिता रहे थे जब हमें स्वतंत्रता मिली। और हम स्वतंत्र कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो ये सारी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की। जो नथुराम गोडसे हैं उन्होंने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की। और इसलिए हम 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हत्या बिड़ला भवन दिल्ली में की गई थी। जो बिड़ला भवन है वहां पर गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और याद करो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर
1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बिड़ला भवन दिल्ली के अंतर्गत। और जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में। देखो, अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी का जो पूर्ण परिचय है उसको शॉर्ट वे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि गांधी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। और जो पोरबंदर का काठियावाड़ है ये दोनों ही गुजरात के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि इसमें जो करमचंद गांधी लगा है ये इनके पिताजी का नाम था। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो आंसर होगा करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जी का उपनाम क्या था? काबा गांधी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, लेकिन जो इनकी वाइफ थी इनका नाम कस्तूरबा गांधी था। तो पत्नी का नाम महात्मा गांधी जी की क्या था? कस्तूरबा गांधी। और 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ में कर दिया जाता है। अर्थात एक बाल्य अवस्था के समय पर ही गांधी जी का विवाह पत्नी के साथ कस्तूरबा गांधी के साथ कर दिया जाता है, जिससे इनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास इनके 4 पुत्र कस्तूरबा गांधी जी से प्राप्त हुए थे। और इनके जो 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है उनका नाम है जमनालाल बजाज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो गांधी जी हैं उनके शिष्या जो थी उनका नाम था मीराबेन, और इनकी आत्मकथा अर्थात ऑटोबायोग्राफी का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी जी की जो डेथ हुई थी वह 30 जनवरी 1948 के दिल्ली के बिड़ला भवन में हुई थी और इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को हम गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, अर्थात 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में गांधी जी को याद किया जाता है। और जो इनकी जन्म तिथि है उसको हम अहिंसा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी का जो समाधि स्थल है वह दिल्ली के अंतर्गत राजघाट स्थित है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु का नाम लियो टॉलस्टॉय था। तो आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा कि गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टॉलस्टॉय गांधी जी के दार्शनिक गुरु थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, तो ये गए थे 1888 से 1891 के बीच में। और जो भी कोई व्यक्ति वकालत की पढ़ाई यूरोप से करके आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। यानी कि उस पढ़ाई का नाम होता है बैरिस्ट्री। जैसे हमारे यहाँ पर LLB होती है, ऐसे ही वहाँ पर क्या बोलते हैं? बैरिस्ट्री बोलते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति इस पढ़ाई को पढ़कर आता है इंग्लैंड से उसको हम क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। तो गांधी जी क्या थे? बैरिस्टर थे। इसके बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत चले गए अब्दुल्ला का मुकदमा सुनने के लिए। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट उसके बाद में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से परमानेंटली 9 जनवरी 1915 को भारत में आ जाते हैं। और इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को सर्वप्रथम हमने 2003 में मनाया था और इस वर्ष 2023 का NRI डे बनाया गया, वह बनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अंतर्गत। और इस बार का वह 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां पर किया था, तो आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका के अंतर्गत वर्ष 1906 ईस्वी में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गांधी जी ने भारत के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रह कब किया था, तो वो किया था चंपारण में। और चंपारण कहां पर पड़ता है? बिहार के अंतर्गत। और ये किया गया था वर्ष 1917 ईस्वी में। और जो चंपारण सत्याग्रह है इसको हम किसान आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि एक किसान नेता थे रामचंद्र शुक्ल। इनके इनविटेशन पर महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण शहर में जाते हैं और वहां पर यह अपना भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं। और बिहार के अंतर्गत चंपारण में यह सत्याग्रह इसलिए किया गया था क्योंकि जो भारतीयों को ऊपर जो नील की खेती जबरदस्ती थोपी जा रही थी, जिसको हम 3 कुटिया प्रणाली के रूप में जानते हैं, उसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि गांधी जी ने प्रथम जन आंदोलन कब किया था, तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। जो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वह प्रथम जन आंदोलन था। और प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन, ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को हम क्या कहते हैं? प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन है। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो प्लेग की बीमारी के लिए बोनस मिलता था उस पर 20वीं सदी के प्रारंभ में ही
जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने रोक लगाती थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिस कारण हमारे यहाँ पर भी महंगाई बढ़ गई। यूरोप में तो महंगाई बढ़ी ही, साथ ही साथ भारत में भी महंगाई बढ़ी थी। तो उसमें 35% तक बोनस दिलाने का काम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो इस कारण महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भी सक्सेस प्राप्त की थी। और ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था ये 1918 में हुआ था और 3 दिन तक चला था। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कितने दिन तक की थी? 3 दिन तक। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने चरखे का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की जो उपाधि हैं अर्थात टाइटल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं इन्होंने इनको बापू के नाम से संबोधित किया था। और वहीं पर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो ध्यान से याद रखना है आपको कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने महात्मा की उपाधि दी, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें विंस्टन चर्चिल की, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में की थी। तो याद रखना कि फिनिक्स आश्रम कहाँ पर है? डरबन शहर में है। और डरबन कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, टोल्स्टॉय फर्म भी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन यह जोहान्सबर्ग में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1910 ईस्वी में की गई थी। और याद करो जोहान्सबर्ग मैंने किस लिए फेमस बताया था कि यह किस खान के लिए फेमस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हमने डिटेल में विद मैप इसको बहुत अच्छे से जाना था लेक्चर के अंदर। साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम है हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी वर्ष 1909 ईस्वी में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। मेरे सपनों का भारत भी इनकी एक फेमस बुक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्र के बारे में, तो इनके थे यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था 1903 ईस्वी में, नवजीवन जिसको गुजराती भाषा में 1925 में लॉन्च किया, और द ग्रीन पैम्पलेट इसको राजकोट में लॉन्च किया था। और वहीं पर जो हरिजन है इसको 1933 में प्रकाशित किया था। तो ये कुछ महात्मा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र थे जिनको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन ओपिनियन को कहां पर लॉन्च किया गया था, तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। कब किया? 1903 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइम पत्रिका है, टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किस वर्ष? वर्ष 1930 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर किस वर्ष घोषित किया गया था, तो आंसर होगा 1930। और किस मैगजीन के द्वारा? टाइम पत्रिका मैगजीन के द्वारा। तो देखो ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने 1 बाय 1 करके शॉर्ट में जानने की कोशिश की। बाकी हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए।